18 मार्च 2023 पंजाब पुलिस ने एक मेगा क्रैकडाउन लॉन्च किया वारिस पंजाब दे ग्रुप के अगेंस्ट, जिसमें पंजाब पुलिस ने 78 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया और वारिस पंजाब दे ग्रुप का लीडर अमृतपाल सिंह पंजाब से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है ये अमृतपाल सिंह और क्या है ये खालिस्तान विवाद और आखिर कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पंजाब पुलिस को इसके खिलाफ इतने बड़े कदम उठाने पड़े, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अमृतपाल सिंह, जो एक समय में दुबई में रहा करता था, पिछले 6 महीने में आपने इसका नाम शायद ही सुना होगा, लेकिन आज के समय में यह आदमी देश के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अमृतपाल सिंह आज के समय में पंजाब का एक सबसे बड़ा लीडर बनता जा रहा है, जिसे लोग भिंडरावाला 2.0 कहते हैं। अब वारिस दे पंजाब नाम का एक सोशल मूवमेंट जिसको दीप सिंधु ने खड़ा किया था, ये वही दीप सिंधु है जो फार्मर प्रोटेस्ट के दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे। इनकी मौत के बाद इनकी गद्दी को अमृतपाल सिंह ने संभाला। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तान सपोर्टर कहता है। अमृतपाल के सपोर्टर ने हाल ही में उजाला पुलिस स्टेशन में तलवारों के साथ हमला कर दिया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह तूफान को किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब पुलिस को इस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए अमृतपाल सिंह के साथ नेगोशिएशन करना पड़ा, क्योंकि अमृतपाल ने पंजाब पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को एश्योरेंस दिया कि हम लवप्रीत को रिलीज कर देंगे। पिछले साल सितंबर से अमृतपाल आपको एक अलग तरह की वेशभूषा में दिखेगा। इसको देखकर आपको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा धर्म प्रेमी हो। अक्सर अमृतपाल अपने साथ 10 से 15 लोगों को रखता है और उसी के साथ ट्रैवल करता है। अमृतपाल का कहना है कि उसका एजेंडा है पंजाब में रिलीजियस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। लेकिन अमृतपाल के सपोर्टर ने कई सारे गुरुद्वारों पर अटैक भी किया। बात नवंबर 2022 की है, जब अमृतपाल के सपोर्टर और वो लंबे मार्च पर निकले हुए थे। तभी उन्होंने 2 गुरुद्वारों पर हमला कर दिया और ये कहा कि इस गुरुद्वारे का मैनेजमेंट सिखों की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। अमृतपाल सिंह ने कई बार अग्रेसिव स्पीच दिए और जहां पर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना बनाया। अमृतपाल का कहना है कि सिखों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जिसके लिए सिखों को आगे आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि अमृतपाल ने एक डिमांड रखी, वही डिमांड जो एक समय पर भिंडरावाला ने करी थी, पंजाब को एक सेपरेट देश बनाने की। उसने ये भी कहा कि अगर उसकी इन तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा तो जो हाल उस समय इंदिरा गांधी का हुआ था, वही हाल आज के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी हो सकता है। अब ये सब सुनकर आप कह सकते हैं कि आज जो हो रहा है ये हमारे हिस्ट्री का एक रिपीट टेलीकास्ट है और ये हमें अपने डार्क पास्ट की याद दिलाता है। तो इन सब की शुरुआत आखिरकार कहां से हुई, इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर इस खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि खालिस्तान मूवमेंट का जन्म 1980 में हुआ। 1857 में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को पूरे तरीके से भारत से दूर कर दिया था। इसके बाद अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गई थी कि अगर भारत को तोड़ना है तो उन्हें जाति, धर्म और भाषाओं के आधार पर अलग अलग करना पड़ेगा। आगे जाकर इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते लोगों के बीच में एक डर बैठ गया कि जिस समुदाय के लोगों की भाषा अच्छी होगी उन्हें ही सोसाइटी में अव्वल दर्जा दिया जाएगा। आजादी के बाद इस चीज पर विचार विमर्श किया जा रहा था कि भारत के जो अलग अलग स्टेट हैं उन्हें किस बेसिस पर रखा जाए। तभी पंजाब में चल रहे एक मूवमेंट जिसका नाम पंजाबी सुबह मूवमेंट था, उसने एक प्रस्ताव पेश किया जहां पर सिख राज्य को बनाने की मांग की गई। पहले पंजाब कुछ इस तरह से दिखता था, लेकिन 1967 में इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल थे। साल 1971 जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी हार थी। उस समय पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने जुल्फिकर अली भुट्टो ने यह शपथ ली थी कि वो भी भारत के 2 टुकड़े करेंगे। खालिस्तान शब्द सबसे पहले 1971 में वॉशिंगटन न्यूज़पेपर के एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दिया। इंडियन एजेंसी ने जब इसके ऊपर जांच करी तो उन्हें पता चला कि ये एड अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए डलवाई गई। अब पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खालिस्तान पाकिस्तान और भारत के बीच एक तरह का बफर का काम करता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में आने वाली नदियां ज्यादातर पंजाब से गुजरती हैं, इसलिए इन मामलों पर भारत से नेगोशिएशन करने के बजाय खालिस्तान से नेगोशिएशन करना काफी आसान होगा। पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है,
ये बात खालिस्तान के मैप में भी साफ पता चलती है, जहां पर वो अपने मैप में पाकिस्तान स्थित पंजाब को इंक्लूड नहीं करते। दूसरी तरफ भारत में पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। जिस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक उसी तरह से उस समय अकाली दल की भी इसी तरह की कुछ मांग थी। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें सोशल रिफॉर्मेशन के साथ साथ सिख सुपरमेसी की डिमांड करी गई थी। इसी बीच सामने आता है भिंडरावाले का नाम, जिसने धीरे धीरे पंजाब के यूथ को टारगेट करना शुरू कर दिया और उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश करी। अब भिंडरावाले ने एक धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करी। आगे जाकर भिंडरावाले का ये मोर्चा एक रेडिकल्स सिख ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील होता रहा। भिंडरावाले ने एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बना दी थी, जिसने पंजाब में कई तरह की हिंसा करी, चाहे वो किडनैपिंग हो, मर्डर हो, बॉम्बिंग हो, सब कुछ। उस समय कुछ ऐसे भी सिख हुआ करते थे जो इस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्हें भी मार डाला गया। इस मूवमेंट के चलते 1980 में लगभग 22,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 12,000 सिविलियंस मौजूद थे। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाकर वहां पर तरह तरह के हथियारों को छुपाया हुआ था। 6 जून 1984 ये वो वक्त था जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरुआत करी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन कई दिनों तक चला और अंत में भिंडरावाले को मार गिराया गया। इस पूरे ऑपरेशन में कई सारी कैजुअलिटी भी हुई, यहाँ तक कि बहुत से सिविलियंस की भी जान गई। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख रियोट्स होने लगे। ऑफिशियल फिगर्स की माने तो इन रियोट्स में कुल 3500 लोगों की जान गई, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की माने तो ये आंकड़ा 17,000 तक गया। इन रियोट से हुआ ये कि कई लोग पंजाब छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में चले गए और कुछ लोग देश छोड़कर बाहर रहने लगे, और इससे इस बात का एहसास हो गया कि भारत में रहकर उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। कहने के लिए भारत की बहुत बड़ी हार थी कि उनके ही देश के लोगों का उन पर विश्वास उठ रहा है। भिंडरावाले को मरे 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज के समय में भिंडरावाले की विचारधारा को कुछ लोग कैरी कर रहे हैं, और ये लोग भारत के बाहर बैठकर भारत के इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। उनसे सपोर्ट मांगने के जरिए उन्हें अपने इस मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। भारत में अक्सर कुछ बुद्धिजीवी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये यूनियन ऑफ स्टेट होता क्या है। इसे कहने का मतलब ये होता है कि भारत में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होना चाहिए, जो अपने आप में एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। इससे होगा ये कि भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने आप को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। लेकिन इस आग में घी डालने का काम हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी आए दिन करते रहते हैं। आज के समय में सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा जो 29 साल का है अचानक से दुबई से भारत लौट आता है और अचानक से कैसे सिखों का लीडर बन जाता है, और उसे इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जाहिर सी बात है, इसके पीछे किसी न किसी का तो सपोर्ट जरूर होगा, वरना इतने कम समय में इतना कुछ कर पाना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल सा लगता है। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिख समुदाय भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जरूरत है